एक टर्म होता है हमारा सैंपल वेट। सैंपल वेट का मतलब होता है, जैसे आपसे कहा जाए कि मुझे क्रिकेट खेलना सीखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें बताया गया कि इतने मैचेस में ये एवरेज है, ये आपके फिफ्टीज हैं, ये आपकी सेंचुरीज हैं, ये आपका स्ट्राइक रेट है। तो किसी ने अगर 40 में 48, 16, 6, 120, 120, 42, 32, 9, 145 ऐसे करके कुछ वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। अब मान लीजिए ये मेरा मॉडल है। मॉडल माने कोई एक नया क्रिकेटर है जिसको इस डेटा साइट से देखकर बैटिंग करना सीखना है। तो अब वो यहां से सीख रहा है, अब वो यहां से सीख रहा है। तो अब ये बताओ कि उसे कैसे पता चलेगा कि किस सैंपल से अच्छा सीखना है और किस सैंपल से कम अच्छा सीखना है। कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज क्या होती है। अब अगर मैं यहाँ पर और आंकड़े लिख दूं, साथ में मैं यहाँ पर बैट्समैन का नेम लिख दूं कि ये सचिन का आंकड़ा है, ये युवराज सिंह का आंकड़ा है, ये गांगुली का आंकड़ा है, ये अनिल कुंबले का आंकड़ा है, ये अश्विन का है, ये बुमराह का है। तो अब अगर आपको बैट्समैन बनना है तो किससे ज्यादा सीखना चाहोगे आप? सबसे बराबर तो नहीं सीखना चाहोगे, है ना? तो यहाँ पर ये मेरा ट्रेनिंग डेटा हो गया, और ट्रेनिंग डेटा में ये मेरे सैंपल हो गए। S1 सैंपल, S2 सैंपल, ऐसे करके कई सारे सैंपल हो गए। अब ये प्रॉब्लम चाहे रिग्रेशन की है, चाहे क्लासिफिकेशन की, या कोई सी भी है, यहाँ पर कंसर्न है कि जो मॉडल है इसको इन सारे ट्रेनिंग सैंपल से सीखना है। लेकिन हर सैंपल अलग अलग इंपॉर्टेंस रखता है, सारे सैंपल एक जैसे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, हर सैंपल की इंपॉर्टेंस आप डिफाइन कर सकते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट सैंपल वेट। अगर ये सैंपल मान लीजिए सचिन का है तो इसका आपने वेट कर दिया 0.8। ये सैंपल युवराज सिंह का है तो 0.5, गांगुली का है 0.5, अनिल कुंबले का है 0.2, अश्विन का है 0.2, बुमराह का है 0.1, एडम गिलक्रिस्ट का है 0.6। तो अब हमारा मॉडल जिस सैंपल का वेट ज्यादा है उससे ज्यादा सीखेगा, और जिस सैंपल का वेट कम है उसको कम इंपॉर्टेंस हमारी देगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है हमारा, सैंपल वेट का आ जाता है। अब ये सैंपल आगे जाके किसी भी टाइप की लर्निंग में यूज हो सकते हैं। तो अब मैंने आपको इम्बैलेंस डेटा पढ़ाया था। इम्बैलेंस डेटा में आप क्लास वेट लगा सकते थे। क्लास वेट तभी लगा सकते हो जब मॉडल क्लासिफिकेशन का हो। अगर मॉडल क्लासिफिकेशन का नहीं हुआ, रिग्रेशन का हुआ या किसी और सिनेरियो का हुआ, तो फिर अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप सैंपल वेट का यूज कर सकते हैं। इससे ओवरऑल पर्पस क्या होता है, ओवरफिटिंग हमारी सॉल्व होती है। अब दूसरा सिनेरियो, पहला सिनेरियो ये हो गया जहां पर मॉडल को हर सैंपल से डिफरेंट हमारा रेशो में सीखना है, सारे सैंपल को इक्वली नहीं मानना है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नहीं हम बताएंगे, अब ये काम हमारा होता है। हाँ, तो अब ये चैलेंज होता है
कि बिलियन ऑफ रोज होंगी तो हम कैसे बताएंगे, है ना, ये बहुत चैलेंज होता है। दूसरा सिनेरियो देखते हैं, फिर आंसर की बात करेंगे। दूसरा सिनेरियो, एक जनवरी 2025 को गोल्ड 90,000 रुपए था। 2 जनवरी को 91,000 हुआ। आज अगर हम देखें, 18 अक्टूबर को 1,30,000 है। अब मैं इस डेटा पर मॉडल ट्रेन करना चाहता हूं, ये पूछने के लिए कि 30 अक्टूबर को गोल्ड का प्राइस क्या होगा। अब यहां पर जो मॉडल है उसको मैं 1 जनवरी से लेकर और 18 अक्टूबर तक का डेटा दे रहा हूं। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 10 महीने का डेटा दे रहा हूं। 300 सैंपल हो गए। अब मेरा मॉडल, अगर मैं 30 अक्टूबर का गोल्ड का प्राइस प्रिडिक्ट करना चाहता हूं, तो किन सैंपल को ज्यादा ध्यान दे? रिसेंट पिछले 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने में क्या हुआ, या जनवरी में क्या हुआ था, उस पर ज्यादा ध्यान दे? ये बात मॉडल को कैसे पता चलेगी कि मुझे रिसेंट सैंपल को ज्यादा फोकस करना है देन प्रीवियस? क्योंकि अभी जो प्राइस निकलेगा मान लो कल का, तो पिछले 15 दिन में क्या हलचल हुई है वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा देन पिछले 5 साल में क्या हुआ था। 5 साल का होगा, लेकिन रिसेंट क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो अब इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे सैंपल को वेट असाइन करना चाहिए। और किस तरह से वेट असाइन करना चाहिए? जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है सैंपल का वेट इंक्रीज करते चलो। यही तो लॉजिक होना चाहिए। जितना पीछे जा रहे हो सैंपल का वेट कम कर दो। ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे दिए जहां पर मॉडल मेरे डेटा से सीख रहा है। और जब डेटा से सीख रहा है तो हर सैंपल को मैं अलग अलग इंपॉर्टेंस देना चाह रहा हूं, ताकि पहले वाले एग्जाम्पल में जो मेरा प्रीमियम सैंपल है उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इस वाले एग्जाम्पल में टाइम के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, जहां पर टाइम ये ज्यादा है वहां पर ये है। तो अब सैंपल वेट असाइन करने के जनरली 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम इम्बैलेंस डेटा की थी, उसको बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हो। आपका कंसर्न ये नहीं है कि कौन सा इंडिविजुअल सैंपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा टाइम का फैक्टर हमारा यूज हो रहा है। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि जिस क्लास के सैंपल कम हैं उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाए, जिस क्लास के सैंपल ज्यादा हैं उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाए, सिर्फ ये है। ठीक है। तो अब ऐसा करने का रूल होता है 1 अपॉन काउंट ऑफ क्लास। इस रूल के अकॉर्डिंग सैंपल असाइन करा जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो टोटल 5 सैंपल हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 3 सैंपल हैं क्लास ए के, 2 सैंपल हैं क्लास बी के। अब पहले वाले सैंपल को जो वेट मिलेगा 1 अपॉन काउंट ऑफ डेट क्लास, क्लास है ए, तो 1/3। इसका भी होगा 1/3, इसका भी होगा 1/3। ये सैंपल है क्लास बी का, 1 अपॉन टोटल सैंपल ऑफ क्लास 2, तो 1/2, 1/2 एंड सो ऑन सो। तो इसमें क्या होगा, हर क्लास के अकॉर्डिंग इक्वल इंपॉर्टेंस उस क्लास के सैंपल को मिलेगी। तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें आप किसी इंडिविजुअल सैंपल को हाई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, क्लास वाइज आप इस काम को कर ले रहे हो। ठीक है। ये रूल तभी हो सकता है जब क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम अगर रिग्रेशन की हुई तो फिर ये रूल फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टारगेट में आप काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लास ही नहीं है। तो अब दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अगर रैंडमली सबको
असाइन करना चाहते हैं तो numpy का रैंडम मॉड्यूल यूज कर लो। और रैंडम मॉड्यूल से आप क्या कर सकते हो, जितने आपके सैंपल है मान लो 5, तो 5 रैंडम वेट जनरेट करवा लो, हर किसी को असाइन हो जाएंगे। लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें रैंडमनेस होगी। क्या पता किस सैंपल को कौन सा वेट मिल जाए, हो सकता है ज्यादा मिल जाए कम मिल जाए। तो इस तरीके की वजह है, आप क्या करो, इसके अंदर इफ एल्स लगाओ। इफ मान लो किसी कॉलम पर आप काम कर रहे हो कि इस कॉलम में अगर वैल्यू इससे ज्यादा है तो ये हो जाए, एल्स ये हो जाए। मतलब इफ एल्स आपको लगाकर हर सैंपल को वेट असाइन करना होगा। जैसे वो डेटा था, इफ बैट्समैन नेम इक्वल टू सचिन, देन वेट इज इक्वल टू वेट प्लस 0.2, यानी एक्स्ट्रा वेट कर दो। इफ बैट्समैन नेम इज इक्वल टू सचिन और लारा और गिलक्रिस्ट और दिस, तो ये वेट कर दो, एल्स ये वेट कर दो। तो इफ एल्स बहुत सारे लगाने पड़ जाएंगे फिर आपको। ठीक है। तीसरा तरीका है, आप समय के साथ इस काम को कर सकते हैं। तो यहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, np डॉट ए रेंज आप शुरू करेंगे 0.1 से और खत्म कर दो मान लो 1 पे, और इंटरवल 0.1 का ले लो। तो इससे क्या होगा, पहली वैल्यू जनरेट होगी 0.1, फिर 0.1 के इंटरवल पर 0.2, फिर 0.3, फिर 0.4, फिर 0.5, ऐसे करके 1 तक। तो ये कहाँ तक जाना चाहिए आपको, जितने सैंपल हैं उतने तक आपको जाना है। ठीक है। तो इस तरह से आप ए रेंज फंक्शन या एक और फंक्शन होता है लीनियर स्पेस, उसका भी यूज कर सकते हो। तो दोनों में से कोई सा फंक्शन आप लगा सकते हो इस काम को करने के लिए। ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया होगा कि आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं हल्का सा कोड लिख के दिखाता हूँ, पूरा मॉडल तो नहीं बनाऊंगा, बट जो काम की चीज है वो करके दिखाता हूँ। तो अब इंपोर्ट करेंगे numpy एज np, np डॉट लीनियर स्पेस नाम का फंक्शन है। हाँ, numpy के अंदर जो हमने पढ़ा था। तो अब ये हमसे पूछेगा कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, और कितने आपको चाहिए। तो मैंने कहा मुझे स्टार्ट करना है 1 से, खत्म करना है मान लो 10 पे। अब बताओ आपके डेटा में कितने सैंपल हैं। मैंने कहा मेरे डेटा में 50 सैंपल हैं, तो मैंने लिख दिया 50। अब देखो ये वैल्यू जनरेट कर रहा है, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, 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 और सबसे आखिरी वाली सबसे बड़ी। मैंने कहा नहीं, मेरे डेटा में सैंपल है 500, तो 500 वैल्यू जनरेट कर देगा। ये पहले सैंपल का वेट, ये दूसरे का, ये तो यहाँ पर जो संख्या लिखोगे वो आपके होंगे सैंपल्स, कितने ट्रेनिंग सैंपल्स है वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अब ये आपका वेरिएबल एक बनकर आ गया, मान लो इसका नाम कर दिया आपने वेट्स, एज्यूम करते हुए कि ये आपका नंबर ऑफ सैंपल्स हैं। ठीक है। अब जब आप मॉडल डॉट फिट करते हैं तो यहाँ पर एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, फिर बैच साइज लिखते हैं, उसके बाद इपॉक्स लिखते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर एक आर्गुमेंट आप लिखते हैं, सैंपल वेट इज इक्वल टू। अब सैंपल वेट जो होता है वो एक नंपाई एरे या लिस्ट होता है। तो ये जो आपने यहाँ वेट बनाए हैं आप यहाँ पर ऐसे पास कर सकते हो। तो अब ये जो एक्स वाई है, इसमें जो सैंपल्स होंगे वो 500 ही होंगे क्योंकि आपने 500 वेट बनाए हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। तो ऐसे करके सैंपल वेट यहाँ पर स्पेसिफाई हम कर सकते हैं। और इंडिविजुअल कस्टमर का अगर आपको वेट असाइन करना है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग आपका ये हो जाएगा, इफ एल्स लगा के आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये तो एक केस हो गया।
अब दूसरा केस देखो। मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स हैं, किसी के 35 नंबर आए, किसी के 70 आए, किसी के 68 आए, किसी के 45 आए, किसी के 39 आए, किसी के 90 आए। अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है, मुझे अपने मॉडल को पढ़ाई करना सिखाना है। तो अब मॉडल को मैं ये समझाना चाहता हूँ, जिसके मार्क्स ज्यादा आए हैं उससे ज्यादा सीखो, जिसके मार्क्स कम आए हैं उससे कम सीखो। तो इस वाले सैंपल से कम सीखना, इससे ज्यादा सीखो, इससे थोड़ा कम, एंड सो ऑन सो ऑन। तो अब मान लो मेरे ट्रेनिंग डेटा में 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल हैं। अब इन आठों को वेट असाइन करना है। इस तरह से असाइन करना है कि जहां पर मार्क्स की वैल्यू कम है वहां पर वेट कम आना चाहिए, जहां मार्क्स की वैल्यू ज्यादा है वहां पर वेट ज्यादा आना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको इफ एल्स थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, ध्यान लगाना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो क्या करो, यहाँ पर एक तरीका निकालो कि आपने यहाँ पर लिखा जिसके जितने मार्क्स आए हैं, है ना, उसका हम क्या ले लेते हैं, मान लो 10% निकाल लेते हैं। अब सोचो लॉजिक क्या है, जिसके जितने मार्क्स हैं उसका 10% हम वेट बना देते हैं। तो 35 का 10% कितना हो गया, 0.35। इसका कितना हो गया, 0.7। यानी कि इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, तो जिसके जितने मार्क्स है उसका उतना वेट हो जाएगा। अब सर ये आपने कह तो दिया, निकालोगे कैसे? तो इस काम को करने के लिए आप मैप फंक्शन यूज कर लो, लैम्डा यूज कर लो। मैप लैम्डा एक्स, और यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई 0.1 कॉमा मार्क्स। तो आप मैप की जगह नॉर्मल इफेल्स लगा के अपना कर लो, जो आपको आता है वो आप अपना तरीका यूज कर लेना। मैंने एक डायरेक्ट तरीका लगा दिया, इसमें बेसिक पाइथन की नॉलेज ज्यादा है। ये लो, तो मैंने सबके वेट्स निकाल दिए। ये लो, इसका वेट आ गया 10%, और छोटा कर दिया। ये लो, 0.35, ये हो गया 0.7, ये 0.67, 0.45, 0.3। तो जिसके जितने मार्क्स, हम उस स्टूडेंट से उतना ही सीखेंगे। तो ऐसे करके भी आप क्या लगा सकते हो, वेट्स अपने बना सकते हो। तीसरा तरीका जो कहीं यूज होगा नहीं हमारा, अच्छा ये तो कोड चलेगा ही नहीं, ये तो सिर्फ एक डमी कोड लिखा है मैंने। ये तो फिर भी चल जाएगा, ठीक है, ये भी चलाओगे तो चल जाएगा। ठीक। तीसरा आखिरी तरीका, उसका यूज जनरली हम करेंगे नहीं। रैंडमली आप असाइन कर दो, np डॉट रैंडम डॉट रैंडेंट, कहां से कहां तक के बीच में, 0 से 1 के बीच में कर दो। कितने, मान लो 100। यूनिफॉर्म करो। ये लो, तो हर सैंपल को रैंडम वेट असाइन होगा, तो इसकी शायद ही कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक तरीका ये भी है हर सैंपल को वेट असाइन करने का। और जो मैं आपसे लिन स्पेस वाला कह रहा था, वो ये आ ही गया, लिन स्पेस वाला। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये वेट असाइन करने का तरीका हो गया, जब आपके पास टाइम सीरीज का डेटा हो तो वेट ऐसे असाइन करो। अगर यहाँ पर आप अपना हर वैल्यू के रेशो के अकॉर्डिंग वेट असाइन करना चाहते हैं, तो वो आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशनल, ठीक है। और ये कभी यूज नहीं होगा, रैंडम। तो एक बार वेट जब बना लोगे तो आपको मॉडल का जो फिट मेथड है उसमें ये पास करना होगा।
चलो, एक और क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, उसका भी आंसर दे देते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। जब आप न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल, और यहाँ पर मॉडल में ऐड करते हैं डेंस लेयर, फिर मॉडल में ऐड करते हैं मान लो डेंस लेयर, कोई सा भी लेयर लगा दो, डेंस, कन्वॉल्यूशन, आरएनएन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो ये सब करने के बाद मुझे लगा कि मॉडल ओवरफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम जनरली ड्रॉप आउट का यूज करते थे। ड्रॉप आउट लेयर को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ड्रॉप आउट लेयर क्या करती है हमारा, ड्रॉप आउट लेयर, मान लो ये डेंस है हमारा, और इस पर मेरे 10 न्यूरॉन है, और मैंने ये 2% का ड्रॉप आउट लगा रखा है। तो इसका मतलब है ये वाली जो लेयर है इसमें जो 10 न्यूरॉन आएंगे, 1, 2, 3, अब इस पर्टिकुलर लेयर पे हमने लगा दिया 20% का ड्रॉप आउट। तो 20% का जब ड्रॉप आउट लगाओगे तो इनमें से कोई भी 2 न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मान लेते हैं ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया। अब यहां पर कोई वेट आया, यहां पर वेट आया, बाकी 8 पर वेट तो सब पे आएंगे, वेट सब पे आएंगे, 10 के 10 पे आएंगे। लेकिन जब बैक प्रोपेगेशन होगा, बैक प्रोपेगेशन होगा, जो रैंडमली 2 न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो गए हैं उनका वेट अपडेट नहीं होगा, उनका वही रहेगा, बाकियों का अपडेट होगा, इसका अपडेट नहीं होगा, बाकियों का अपडेट हमारा होगा। तो ड्रॉप आउट का काम होता है कि ड्यूरिंग बैक प्रोपेगेशन जब उस लेयर पे हर न्यूरॉन के वेट को बदलने की कोशिश करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला उस पर्टिकुलर न्यूरॉन पे नहीं चलेगा जो हमारा डीएक्टिवेट कर दिया गया है। कौन सा वाला डीएक्टिवेट करा है वो हमें नहीं पता। 20% न्यूरॉन डीएक्टिवेट हो गए हैं, का मतलब है उनका वेट जो पहली बार में था वो रहेगा, बैक प्रोपेगेशन में चेंज नहीं होगा। अब मान लो फर्स्ट इपॉक पर ये कहानी हो गई। अब जब सेकंड इपॉक होती है तो सेकंड इपॉक में फिर कोई और 2 डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं, जो पहले डीएक्टिवेट करे थे उनको जिंदा कर दिया जाता है, अब जिंदा हो जाओ। अब कोई और 2 डीएक्टिवेट हो गए, मान लो ये हो गया और ये हो गया। अब जब बैक प्रोपेगेशन सेकंड इपॉक का होगा तो इन दोनों का वेट अपडेट नहीं होगा, जो फर्स्ट इपॉक में अपडेट हो गया था वही रहेगा, बाकी के 8 के अपडेट हमारे होंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा हर न्यूरॉन हर इपॉक पर हमारा डीएक्टिवेट रहता है, सो दैट अदर न्यूरॉन अगर इंपॉर्टेंट हैं तो वो अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप आउट लेयर लगाने से ये होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक और तरीका होता है कि जब ड्रॉप आउट लगाते हो तो उतने परसेंट न्यूरॉन उस लेयर के अपडेट नहीं होते पर्टिकुलर ईपॉक के बैक प्रोपेगेशन के लिए, फिर अगली ईपॉक पर कोई और अपडेट नहीं होते। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, जो ये आपका डेंस लेयर चल रही है, इस डेंस लेयर में एक तो हम बताते हैं एक्टिवेशन, कि भाई अपना वैल्यू लगा लेना। ठीक है, उसके बाद मैंने एक आर्गुमेंट बताया था आपको जिसका नाम था कर्नल इनिशियलाइजर, जिसे मैंने कहा था कुछ हमारे नाम होते हैं जैसे
एच ई अंडर स्कोर नॉर्मल, एच ई अंडर स्कोर यूनिफॉर्म, है ना। तो ये हो गया। एक और होता है, अब वो होता है कर्नल रेगुलराइजेशन। कर्नल रेगुलराइजेशन हमारे तीन तरह के होते हैं, L1, L2 और L3। ये वाला पार्ट हमने कवर नहीं किया था, इस वाले पार्ट को एक बार देख लेते हैं क्या ये कहना चाहता है। तो सबसे पहले समझते हैं रेगुलराइजेशन करता क्या है। तो रेगुलराइजेशन, कर्नल रेगुलराइजेशन का काम होता है पेनल्टी ऐड कर देना लॉस में। अभी पेनल्टी क्या होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए यहां पर 10 न्यूरॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये वेट आई, W1, W2, W3, W4, W10। अब ये वाला टर्म यूज करने से क्या होता है, हम ये कह रहे हैं कि जब आप न्यूरल नेटवर्क का लॉस निकालेंगे तो इस लेयर पे जो लॉस है वो भी शामिल होगा, इस लेयर का लॉस भी शामिल होगा, सबके लॉस शामिल होंगे। पर्टिकुलर लेयर के लॉस को फोकस करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो लॉस का फार्मूला है, मान लीजिए वो एम एस ही चल रहा है, मीन स्क्वायर्ड एरर चल रहा है, लेट अस सपोज सिंपल करने के लिए। ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर का मतलब हो गया, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो y माइनस वाई हेड के स्क्वायर का 1/2। ठीक है, मीन स्क्वायर्ड एरर ये फार्मूला मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैंने यहां पे लिख दिया कर्नल रेगुलराइजेशन इज इक्वल टू L1, तो अब L1 का मतलब क्या है वो देखो। तो L1 को शब्दों में बोलते हैं लासो, लासो रेगुलराइजेशन। अब ये करता क्या है वो समझ लेते हैं। ये क्या करता है, हमारा वापस अपने सीन पर आ जाते हैं। तो जब इस लेयर का लॉस निकाला जाएगा तो इस लेयर के लॉस में प्लस कर देगा लैम्डा डब्ल्यू का मॉड। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, लैम्डा डब्ल्यू का मॉड। मान के चलते हैं W1 की वैल्यू, समझाने में टाइम लग जाएगा कोई नहीं। W1 की वैल्यू है 0.1, W2 की वैल्यू है 0.2, W3 की वैल्यू है 0.4, W4 की वैल्यू है 0.1, 0.2, कुछ भी ऐसे मान लो। तो अब यहां पर मॉड ऑफ W का मतलब है जितने वेट आए थे उन सब का सम कर लो। तो इट इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 डॉट 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 W10 और इस पूरे का मॉड। ठीक है, और इसमें गुणा कर दो एक लेमडा नाम के फैक्टर की। लेमडा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। लेमडा की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं तो सोचो, अगर मैं, फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर तो लॉस एमएससी वाला ही काउंट होगा। और अगर मैं लेमडा की वैल्यू 0.1 कर दूं, 0.2 कर दूं, 0.3 कर दूं, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरे वेट हैं ये पेनलाइज होंगे। का मतलब है
कि अगर W1 0.1 था नेक्स्ट ईपॉक पर, फर्स्ट ईपॉक पर, और जब सेकंड ईपॉक आ रही है तो वो अपडेट फार्मूले का यूज करके मान लो 0.15 हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब अगर उसमें ये वाला टर्म जोड़ दिया जाए, ये वाला टर्म जोड़ दिया जाए, तो ये हमारा 0.14 हो सकता है, 0.13 हो सकता है, 0.11 हो जाएगा। ऐसे करके हमारा वेट अपडेट होने पर इफेक्ट पड़ेगा अगर हम ये टर्म लगाते हैं। अगर मैं लेमडा की वैल्यू 0 कर दूं तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता, जो अपडेट हमारा नॉर्मल हो रहा था वही हमारा अपडेट होगा। तो लेमडा की वैल्यू अगर 1 कर दोगे तो बहुत स्ट्रिक्ट अपडेट आप कर रहे हो, मतलब 0.1 से 0.11 कर रहे हो बस, इतना इतना धीरे धीरे आप अपडेट कर रहे हो। ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कहीं ये बैनिशिंग वाली प्रॉब्लम हमारी ना हो जाए कि वेट अपडेट होना ही हमारा बंद हो जाए। ठीक है। तो इस तरह से लेमडा की वैल्यू को जनरली आप 0 से 1 के बीच में रखते हो। 0 का मतलब आप उस रेगुलराइजेशन को यूज ही नहीं करना चाहते। 1 का मतलब स्ट्रिक्ट पेनल्टी आप यहां पर डालना चाहते हो, स्ट्रिक्ट पेनल्टी डालना चाहते हो। इसको समझने का एक आसान एग्जांपल, मान लो कोई एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा है। अब हमने एक टीचर को इस बंदे के सामने खड़ा कर दिया। अब ये टीचर इस पर नजर रखे हुए है। ठीक है। अगर मैं लेमडा की वैल्यू 0 कर दूं, इसका मतलब ये हमारा टीचर है ही नहीं। अब स्टूडेंट नकल कर सकता है, बढ़िया नंबर ला सकता है, बढ़िया नंबर ला सकता है, लेकिन एग्जाम में बढ़िया नंबर ले आएगा, इंटरव्यू में फेल हो सकता है, क्योंकि आपने चीटिंग करने दी, टीचर डालिए यहां से। यानी कि हम क्या बोलेंगे, ओवरफिट हो गया ये, चीटिंग करके पास हो गए, आप नकल कर लिया, आपने इंटरव्यू देने गए तो फेल हो गए, होना ही था। यानी कि लैम्डा को मैंने हटा लिया, मॉडल ओवर, ये ओवरफिट हो गया। अब ये टीचर लैम्डा को हम कंसीडर कर रहे हैं, मैंने इसकी वैल्यू बंद कर दी। इसकी वैल्यू बंद कर दी का मतलब इसके बिल्कुल पास में कुर्सी डाल के बैठ गया टीचर है, बिल्कुल इसके पास में इसके सिर पे ही खड़ा हो गया। हो सकता है इसको आता हुआ भी गलत हो जाए, प्रेशर बहुत आ गया ना इसके ऊपर। अब सामने खड़े हो जाओ, थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ, जो दिमाग में है वो लिखने दो। इसके ऊपर ही खड़ा हो गया टीचर, तो अब हम क्या बोलेंगे, अंडरफिट हो जाएगा ये, आता हुआ ही गलत कर देगा ये। तो अब इसका मतलब है इस टीचर को थोड़ा सॉफ्ट रखना है, थोड़ा दूरी बना के रखो, बीच बीच में पास में चले जाओ, फिर आ जाओ, घूम के चक्कर लगा लो। तो ये जो लैम्डा है ये वही है। अगर आपने लैम्डा को बंद कर दिया, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर मॉडल के वेट के ऊपर खड़े हो गए, और वो अच्छे खासे बदल कर लॉस आपका कम कर सकते थे। अब वो गड़बड़ी में वेट बदल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप उनके ऊपर खड़े हो गए हो और उनको रोक रहे हो बदलने से कि जैसे ही हो वैसे ही रहो, आता हुआ भी गलत करवा रहे हो। तो इसलिए लैम्डा को बंद नहीं करना है, लैम्डा को 0 भी नहीं करना है, इनके बीच में कहीं अपना एक सॉफ्ट बना के रखना है, और ये ट्यूनेबल होता है। तो जब आप न्यूरल नेटवर्क चलाओगे तो आप यहाँ पर जो वैल्यू लिख रहे हो ये आप ट्यून कर करके देख सकते हो। पहली बार में लिख दी 0.01, 0.02, तो ऐसा कर करके आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये होता है हमारा L1। अब एक होता है L2। L2 क्या करता है, L2 कहता है सब कुछ वही, सिर्फ चेंज क्या करना है, वो देख लो, चेंज ये करना है कि यहां पर स्क्वायर कर देना है बस, जितने भी वेट थे उन सब का स्क्वायर करके लैम्डा से गुणा करनी है, लैम्डा इसमें भी होगा। तो इसको हम बोलते हैं रिज रेगुलराइजेशन, रिज रेगुलराइजेशन, और L2 पेनल्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, L2 पेनल्टी। ठीक है। एक तीसरा होता है हमारा
जिसमें क्या होता है, हम दोनों को लेके चलते हैं, λ1 λ2 ऐसे करके, यानी कि L1 और L2 दोनों को कंबाइन करके चलते हैं, तो इसे बोलते हैं L3 पेनल्टी, या इसको एक नाम दिया गया इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन, इलास्टिक नेट रेगुलराइजेशन। तो तीन तरह के रेगुलराइजेशन आपके होते हैं, तीनों का मकसद ओवरफिटिंग को कंट्रोल करना है। अगर लेमडा को हाई कर दिया तो अंडर फिटिंग के चांसेस होंगे, तो लेमडा को आपको ट्यून करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको कोड में कैसे लिखते हैं, ये तो चलो नॉर्मल सी बात हो गई। इसको अगर मैं कोड में लिखने की बात करूं तो कोड में कैसे लिखेंगे, कोई सा मॉडल उठा लो जो अब तक हम जानते हैं। यही ले लेते हैं। तो अब यहां पे डेंस लेयर एक्टिवेशन, एक आर्गुमेंट आता है जिसका नाम है कर्नल रेगुलराइजर। अब कर्नल रेगुलराइजर की जो वैल्यू होती है वो आपको पास करनी पड़ेगी इंपोर्ट करके। यहां लिखेंगे फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट किराज डॉट रेगुलराइजर्स इंपोर्ट L1 L2 और L1 L2। तो मान लो मैं पहले L1 लेके चलना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं लेते हैं यहाँ पर L1 L2 L1 L2, तीन हो गए। तो यहाँ लिखेंगे L1 और यहाँ पर आर्गुमेंट पास करेंगे लेमडा, लेमडा को यहाँ L1 से लिखते हैं ऐसे करके। तो L1 मतलब वो लेमडा L1 कहलाता है, 0.01 0.001, जीरो कर दिया मतलब इसका मतलब ही खत्म हो गया। तो ऐसे करके आप यहाँ पे करते हो, फिर आपका मॉडल आपका चलता है। ठीक है, तो अब आप इसकी जगह पर यहाँ लिख सकते हो L2 और यहाँ पर आर्गुमेंट का नाम भी स्मॉल L2 है। तो स्मॉल L2 मतलब लेमडा, तो वो जो लेमडा है उसको पैरामीटर में L1 L2 लोअर केस में कह रहे हैं, और ये L1 L2, और इसके पैरामीटर का नाम L1 अलग देना है और L2 पैरामीटर अलग देना है ऐसे करके। तो ये हमारा कर्नल रेगुलराइजर अप्रोच है। अब ड्रॉप आउट में और इसमें क्या डिफरेंस निकला, इसमें पढ़ना ज्यादा पड़ गया, मेहनत ज्यादा लग गई, ड्रॉप आउट आसान था। ड्रॉप आउट एक लेयर पे कुछ न्यूरॉन को पकड़कर काम करता है, फिर अगली इपॉक में पुराने वालों को छोड़ देता है, फिर अगले कुछ पकड़ लेता है और उनको पूरी तरह डिसेबल कर देता है। सोचो, किसी न्यूरॉन को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया मतलब उसका बैक प्रोपेगेशन वेट बदल ही नहीं रहे हो। यहां पर हम क्या करें रेगुलराइजेशन में, सारे न्यूरॉन पकड़ लो, सबको हल्की हल्की पेनल्टी दे दो, सबके वेट हल्के हल्के आप क्या करो कम कर दो, जितना वो एडजस्ट होना चाह रहे थे उतना मत होने दो, सब में थोड़ी थोड़ी पेनल्टी लगा दो। तो अब इक्वली सारे के सारे न्यूरॉन हमारा इफेक्ट डालेंगे, ऐसा नहीं है कि हर इपॉक में कोई दूसरा हो रहा है इसमें कोई और हो रहा है, तो वो चीज खत्म होकर ये हमारी आ जाती है। अब इसका आंसर किसी किताब में नहीं लिखा है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये लगाएं कि ये लगाएं कि ये लगाएं, या ड्रॉप आउट लगाएं या दोनों लगाएं, करके देखो आपका मॉडल कहां पर बढ़िया फिट हो रहा है, वो आपके लिए बढ़िया अप्रोच होती है। आपको आना चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है।
तो इस तरह से रेगुलराइजेशन इज ए वे टू ओवरकम द सिचुएशन ऑफ ओवरफिटिंग। ठीक है। तो यहां पर L1, L2, L3, L1 में हमारा किसी भी लेयर पर जितने न्यूरॉन हैं उन पर जो वेट्स आ रहे हैं उन सब के वेट्स का सम करते हैं, और उस सम की गुणा एक लैम्डा फैक्टर से करते हैं। वो लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखते हैं, और फिर वो फैक्टर लॉस फंक्शन में हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, ओवरफिटिंग की समस्या हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना। एमएसई का फार्मूला क्या था? मैं एमएससी से पढ़ा रहा हूँ, आप बाइनरी से पढ़ लो, किसी से पढ़ लो। वाई माइनस वाई हेड के स्क्वायर का 1/2। अच्छा मान लो मेरा मॉडल वाई हेड, वाई की वैल्यू 10, वाई हेड 10, वाई की वैल्यू 20, वाई हेड 20। अब अगर मैं एमएससी निकालूं तो कितना आएगा? ये सम, यहाँ पर सम है ना। तो वाई 10, 10 - 10 का स्क्वायर प्लस 20 - 20 का स्क्वायर का 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि लॉस कितना हो गया? 0 हो गया। लॉस मतलब पेनल्टी अगर नहीं है तो लॉस 0 हो गया। और हमने ऐसा सीखा है कि लॉस 0 का मतलब मॉडल ओवरफिट में चला गया होगा। लॉस 0, एक्यूरेसी 100% हो गई मतलब आपकी। तो अब अगर मैं इसमें कुछ पेनल्टी डाल दूं, तो अगर ऐसी सिचुएशन बन भी रही है तो भी लॉस 0 नहीं होगा। यानी कि मॉडल को मैंने क्या बचा लिया? ओवरफिट होने से बचा लिया। तो आई गेस एक इंट्यूशन समझ में आ गया होगा कि पेनल्टी टर्म लॉस में ऐड करने का फायदा क्या है। कि अगर मेरा मॉडल कुछ ऐसा कर देता है कि हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट बिल्कुल डिक्टो सेम हो जाते हैं, तो लॉस 0 हो जाएगा। अब उसको 0 होने से वो रोक लेगा, क्योंकि हमने साथ में एक पेनल्टी टर्म को ऐड कर दिया है। अब पेनल्टी टर्म में लैम्डा, और साथ में यहां पर ऐसे लगा हुआ है। अब अगर मैं ये 0 कर दूं तो फिर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी हमारी हो जाती है। ठीक है। तो अब L1 L2 में अपना एक बारीक सा डिफरेंस होता है। नहीं नहीं, एक इंट्यूशन में भी डिफरेंस है। लेट मी चेक। अच्छा लिख भी रखा है मैंने। बता देता हूँ। हाँ, जो लासो है, यानी कि जो L1 है, L1 क्या करता है? ऐसा भी कर सकता है कि किसी हमारे फीचर के वेट पर जो पेनल्टी लगाए वो ऐसी लगा दे कि वो हमारा फीचर ही, यानी कि वेट की वैल्यू 0 कर दे। जब किसी के फीचर के वेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो MX+C वाली फार्मूला में वेट इनटू फीचर आएगा तो फीचर 0 ही हो जाएगा हमारा। तो लासो क्या करता है, वेट पर कभी कभी ऐसी पेनल्टी भी लगा सकता है कि वो हमारा 0 ही आ जाए वेट। बट रिच क्या करेगा, यानी कि जो L2 है वो 0 नहीं करेगा। आप ये वाला कह रहे थे? हाँ, कौन सा वाला पूछ रहे थे? समझो। देखो, नहीं नहीं, देखो, सब कुछ गणित है। कंप्यूटर साइंस का जादू गणित होता है। सबके पीछे गणित चलती है। मैं यहां पर कह दूं, एज, डेट ऑफ बर्थ, एज, और मान लो यहां पर हो गया एक्सपीरियंस, और ये सैलरी। अब वैल्यू अपने आप लिख लो जो लिखनी है,
लेकिन ध्यान से सोचो, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1980 है तो उसकी एज हो गई 45 साल। अगर किसी की 1990 है तो 35 साल। किसी की 1970 है तो ये 55 साल। अब उसका एक्सपीरियंस भी तो उतना ही हो गया उस हिसाब से काम करते करते। तो बहुत ध्यान से देखो, क्या ये वाला फीचर इसके साथ कोरिलेटेड नहीं है? हाईली कोरिलेटेड है। भाई डेट ऑफ बर्थ और एज दोनों की क्या जरूरत है आपको? एक ही फीचर काफी है। दोनों लेकर आओगे तो अननेसेसरी ओवरफिटिंग आएगी, अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट हो रहा है, जबकि दोनों बात एक ही कहना चाह रहे हैं। अब ध्यान से देखो कि डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस, एज और एक्सपीरियंस ये भी शायद कोरिलेटेड हो सकते हैं। समटाइम्स नहीं भी होंगे, समटाइम्स हो भी सकते हैं, बट चांसेस हैं कि हो सकते हैं। तो अब मल्टी कोलिनियरिटी क्या होती है? मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब है कि किसी भी एक फीचर के अंदर जो इंफॉर्मेशन रखी हुई है उसी इंफॉर्मेशन को बाकी फीचर मिलकर क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अब हमारा जो ये वाला लासो वाला होता है वो क्या करता है हमारा, इनमें से किसी, अब इनका जब वेट आएंगे, मान लो इसका वेट है W1, इसका W2, इसका W3, तो वो क्या करेगा, इनमें से किसी एक को तो रखेगा और बाकियों का जीरो कर देगा, जीरो जीरो। अब जब इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू M1 W1, M2 W2, M3 W3, तो इनका कम खत्म हो गया क्योंकि इनका वेट क्या कर दिया इसने, जीरो। अब यानी कि सिर्फ पहला वाला फीचर ही कंट्रीब्यूट कर रहा होगा टारगेट निकालने के लिए। तो जो वहां पर मैंने लिखा था वो ये लिखा था कि जो ये वाला रिग्रेशन है, इफ मल्टीपल फीचर्स आर हाईली कोरिलेटेड, एक फीचर दूसरे फीचर पे डिपेंडेंट है, तो लासो पिक ओनली वन ऑफ देम, उनमें से कौन सा कोई सा भी एक पिक हो जाएगा और बाकियों की वैल्यू क्या कर देगा हमारा, जीरो कर देगा, ताकि एक ही फीचर हमारा आएगा, बाकी फीचर आपके काइंड ऑफ वो ना के बराबर हमारे हो गए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये होता कैसे है। तो इसके होने के लिए दो आंसर हैं, एक है कोरिलेशन मैट्रिक्स और एक होता है VIF, वेरिएंस इन्फ्लेटर फैक्टर। दो चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको, कोरिलेशन से इस काम को किया जा सकता है और दूसरा VIF से इस काम को किया जा सकता है। कोरिलेशन मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आता है वो हमारा -1 से +1 के बीच में आता है। अगर ये वैल्यू बाउंड्री की तरफ जा रही है, -1 से +1 के आसपास है, जीरो की तरफ है, तो कोरिलेटेड फीचर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिख दिया मैंने एज, यहां लिख दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ, यहां लिख दिया मैंने एक्सपीरियंस। अब मैंने एज का डेट ऑफ बर्थ के बीच में कोरिलेशन निकाला, तो ये मुझे लगता है 0.95 आ सकता है। ठीक है, फिर मैंने एज का एक्सपीरियंस के बेस पे निकाला तो हो सकता है 0.75 आ जाए। अब एक फैक्टर और है, और मान लो वो है हमारा एम्प्लॉय आईडी। अब किसी की एज से एम्प्लॉय आईडी का कोई मतलब होगा नहीं, है ना, तो ये शायद आ सकता है आपका 0.01, ऐसे आ सकता है। तो अब अगर एज की कोलिनरिटी डेट ऑफ बर्थ से निकालना चाहो तो ये आ रही है, मतलब एज बढ़ेगी तो डेट ऑफ बर्थ आपकी ज्यादा होगी, या ऐसे कह लो एज कम है तो डेट ऑफ बर्थ भी आपकी ऐसे ही होगी, तो 0.95 हो गया। एज का एक्सपीरियंस के साथ भी कोरिलेशन, बट एज का एम्प्लॉय आईडी से कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो इस काम को करने के लिए डेटा फ्रेम के अंदर एक मेथड था कोरिलेशन, और यहाँ पर ये सारा डेटा जिसमें आपके फीचर थे वो यहाँ पास कर दो। ठीक है, तो इस तरह से निकल कर आ जाएगा। दूसरा तरीका हमारा है कोरिलेशन के बाद, VIF फंक्शन होता है हमारा एक, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, कोरिलेशन निकाल सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें VIF के अंदर क्या होता है, मान लो आपका फीचर है एज, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एम्प्लॉय आईडी, टारगेट छोड़ दो अभी, मान लो ये आपका फीचर फीचर है। तो अब क्या करा जाएगा, इन तीन फीचर में
किसी एक को बना देंगे टारगेट, और ये बन गया आपका फीचर X1 X2। अब एज और डेट ऑफ बर्थ को लेकर हम क्या निकालेंगे, एम्प्लॉय आईडी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे और इसका निकालेंगे R2 स्कोर। ठीक है। उसके बाद अगली बार क्या करोगे, डेट ऑफ बर्थ और EID को फीचर बनाओगे, और एज को बना दोगे अपना टारगेट, और फिर से एक मॉडल बनाओगे रिग्रेशन वाला, और इस मॉडल का R2 स्कोर निकालोगे। तो ऐसे करके हर फीचर का VIF कैसे निकालते हैं, हर फीचर को टारगेट मान लेते हैं और फिर मॉडल को फिट करते हैं और उस मॉडल का R2 स्कोर निकालते हैं। अब इस R2 स्कोर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन, R2 स्कोर की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.5 आती है, तो हम उस फीचर को क्या मानते हैं, कोरिलेटेड, हाईली कोरिलेटेड फीचर मानते हैं, और फिर उसको हम ड्रॉप कर देते हैं। अगर किसी फीचर का R2 स्कोर हमारा 0.5 से कम आया तो उसको हम यहाँ पर अपनी जगह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से VIF चलता है। लेट मी चेक एक बार वो जो कॉन्सेप्ट था। So, देख लो। VIF निकालने के लिए ये लाइब्रेरी हमें यूज करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं आएगा। ये लाइब्रेरी हमें यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी VIF निकालने के लिए। न्यूरल नेटवर्क में हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, न्यूरल नेटवर्क खुद इस काम को करता है। तो मशीन लर्निंग में इसकी जरूरत पड़ती है, न्यूरल नेटवर्क में इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क इस काम को खुद ही करता है। न्यूरल नेटवर्क फीचर सिलेक्शन पर हमसे काम नहीं करवाता। ठीक है। चलो, तो ये सब पुरानी बातें थी, ये हमारी हो गई आज की पूरी। वापस आ जाओ अपनी पिक्चर पे। हम लोग RNN को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास, 12 अक्टूबर। अब इसी में हमें थोड़ा चेंज करना है। एक बार लास्ट क्लास का फ्लो चार्ट समझेंगे, क्या फ्लो चार्ट था लास्ट क्लास का, क्योंकि उसी में मुझे आगे ऐड करना होगा आज का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ये मेरे पास ये होता था डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से बनाया मैंने कॉर्पस, उसको क्लीन कर लिया, पंक्चुएशन डाली है, लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। जो असली काम था वो ये था कि हम क्या करते हैं, टोकनाइजेशन करते हैं। टोकनाइजेशन में क्या होता है, हमारे कॉर्पस में जितने यूनिक वर्ड हैं, हर यूनिक वर्ड को क्या मिल जाता है, एक इंडेक्स मिल जाता है। ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट थे, हर डॉक्यूमेंट को हम सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे फूड वाज गुड, तो फूड की जगह फूड का एक नंबर आ गया, ठीक है, वाज का आ गया, गुड का आ गया, एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, सारे सीक्वेंस को पैड करते हैं सेम लेंथ का, ठीक है, सेम लेंथ का हो गया। उसके बाद बस यहीं पे आके अब हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो हम वन हॉट एनकोडिंग करते हैं, उस वन हॉट एनकोडिंग में एक चैलेंज होता है। चलो उस वन हॉट एनकोडिंग को ही मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सही है, इसको हटाओ। ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब यहाँ आ जाओ। चलो, 5 4 14, हमारा जो कॉर्पस है वही है। अब देखो भाई, ये जो हमारा फूड है, इस फूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो पहले क्या करा, पहले इस फूड के करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आपकी बनाई गई है। ये है फूड, और इस फूड को रिप्रेजेंट किया गया है इस तरीके से। ये है फूड। तो फूड को नंबर मिला है 2, 0 तो पैडिंग की वजह से आया है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं अभी। तो इसका मतलब ये है, पिक्चर को दोबारा बनाते हैं। मेरा जो आरएनए है, मान लो इसमें कोई एक ही न्यूरॉन बना लेते हैं। यहाँ पर गया फूड, तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर फूड गया, फूड नहीं गया, ये तो समझाने के लिए था। फूड का एक न्यूमेरिक वैल्यू बना पहले 2, फिर इस न्यूमेरिक वैल्यू का क्या बना, ये वेक्टर बना, ये वाला 0 0 1 0, ये पहुंचा यहाँ पर, ठीक है। अब ये वर्ड, जो फूड वर्ड है, वो कितनी लेंथ का वेक्टर है, 14। इसका मतलब यहाँ पर 14 वेट आएंगे, W1 W2 W3 W4 W5, 14 वेट हो गए। अब ये यहां पहुंच गया। अब लॉजिकली समझना, वाज अगले टाइम स्टेप पर यहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो यहां जाएगा, प्लस यहां पर जो वाज है वो भी तो जाएगा यहां पर, ये तो होता आरएनएन में। तो अब वाज माने बन, बन का वेक्टर क्या है, ये, ठीक है। अभी आएंगे उस पर, वेट अपडेट पे तो अभी लंबी कहानी है। तो पहले तो इतना यहां पर समझ लेते हैं। तो अब यहां पर ये हो गया वाज, वाज माने 1 0 1, ऐसे ऐसे करके। अब मैं एक जनरलाइज बात बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना। किसी भी वर्ड के वेक्टर को
किसी भी वर्ड के वेक्टर को। तो पहले क्या होता है, वर्ड का एक हमारा न्यूमेरिक इंडेक्स आता है, उस न्यूमेरिक इंडेक्स से उसका वेक्टर बनता है। तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं किसी भी वर्ड का वेक्टर जितनी भी लेंथ का है। कितनी लेंथ का है? 14। 14 क्यों है इसमें? 14 आपकी वोकेबलरी के अंदर फीचर्स हैं, टोटल फीचर्स हैं। इमेजिन करो, अगर मेरे पास फीचर की संख्या 5,000 है, ठीक है, तो किसी भी वर्ड का जो वेक्टर होगा वो 5,000 लेंथ का होगा। उस वेक्टर में हर वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अगर मैं इसकी जगह ये बोल दूं कि कोई एक वैल्यू 1 होगी, बाकी 4,999 जीरो होंगी, तो ये सही है गलत है? सही है। किसी भी वर्ड का वेक्टर आप देख लो, किसी भी वर्ड का वेक्टर देख लो, सिर्फ एक जगह 1 है, बाकी सब जगह 0 है। तो ऐसा करके जो हम वेक्टर बनाते हैं, इस वेक्टर को अगर हम यहां पर देखें तो मोस्टली वैल्यूज 0 है, सिंगल वैल्यू कोई 1 है। तो जब किसी वर्ड का वेक्टर इस तरह से बर्नहॉट एनकोड करके बनाया जाता है, तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम आती है कि वो सारे के सारे वेक्टर आपस में कैसे होते हैं? ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि इन दो वर्ड के बीच में कोई भी आप सिमिलरिटी कैप्चर नहीं कर सकते। हर वर्ड दूसरे वर्ड के साथ एक जैसा बिहेवियर रख रहा है ना? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि फूड और वाज, थोड़ा सा मैं जानबूझ के एक वर्ड ला रहा हूं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना। यहां पर एक वर्ड है गुड, एक वर्ड है ऑसम। रियल लाइफ में गुड और ऑसम क्या आपस में एक जैसा साइंस रखते हैं या अपोजिट साइंस है? दोनों का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब गुड, गुड से एक कदम आगे बढ़ जाओ तो ऑसम, यही तो होता है हमारा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं गुड और ऑसम वर्ड्स के जो वेक्टर हैं वो ऑर्थोगोनल नहीं होने चाहिए, फिर मतलब वो परपेंडिकुलर ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो ऐसे आने चाहिए लगभग। ध्यान से देखो, जब मैं दो वेक्टर को, एक वेक्टर v1 है, एक वेक्टर v2 है, ये कहता हूं कि वो ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब उन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 होगा। और जब इनका cos 90 निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 0। ठीक है, अगर दो वेक्टर, दो वर्ड के वेक्टर में कोई सिमिलरिटी है तो ये एंगल कम होना चाहिए। 45, 30, 32, एंगल 0 कर दो ताकि कॉस 0 होते ही वो क्या हो जाए? हमारा 1 हो जाए। लेकिन जब मैं दो वर्ड के वेक्टर को वन हॉट एनकोडिंग से रिप्रेजेंट करता हूं तो कोई भी दो वर्ड एक जैसे होते हैं, उनके बीच में सिमिलरिटी निकालना या उनके बीच में डिफरेंस निकालना का कोई सेंस हमारा नहीं बचता। अब इस बात को मैं कोसाइन की बजाय इक्विलिडियन डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव कर सकता हूं। इसका और इसके बीच का डिस्टेंस निकालो तो 0 - 0 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर, 0 - 1 का स्क्वायर, 0 - 0, 0 - 0, 0, यानी कि टोटल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर और बाकी 0 0 का अंडर रूट, यानी कि 1 + 1 यानी कि अंडर रूट 2 आएगा, √2। अब अगर मैं आपसे कहूं ये आपने किन दो का सिमिलरिटी निकाला? हमने कहा फूड और वास का। अब जरा फूड और गुड का निकालना, किसी भी दो वर्ड का निकालना, सेम आएगा। बस लोगों ने रिजेक्ट कर दिया इस अप्रोच को कि ये अप्रोच, मजबूरी वाली बात है, आरएनएन को चलाना है तो हर वर्ड का वेक्टर बनाना पड़ता है।
अब उस मजबूरी का नाम आपने वन हॉट एनकोडिंग रख लिया। लेकिन आरएनएन कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा इससे चल नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं चल रहा हूं लेकिन बहुत अच्छा मैं नहीं चल पाऊंगा। तो फिर अब इस समस्या का समाधान क्या है? ये तो समस्या हो गई। इसका समाधान क्या है? समाधान है कि आप क्या करो, किसी भी वर्ड को, शब्दों में अगर मैं बोलूं, किसी भी वर्ड का जो वेक्टर वन हॉट एनकोडिंग से बनता है उसको हम बोलते हैं स्पार्स वेक्टर। ठीक है। अगर हम किसी वर्ड के वेक्टर को, एक नया टर्म ला रहा हूं, एम्बेडिंग। एम्बेडिंग एम्बेडिंग से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो डेंस वेक्टर बनता है। डेंस वेक्टर मतलब, अगर मैं इसको वन हॉट एनकोडिंग की जगह इसको उठाकर एम्बेडिंग से रिप्रेजेंट करूं, तो हर वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। 001, 0.0, 0.2, 0.5। तो 0 0 नहीं होगी, हर वैल्यू कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। हर जगह पर कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो ऐसे वेक्टर को डेंस वेक्टर कहते हैं। दूसरा, यानी कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वर्ड एम्बेडिंग। तो अब बताओ, वर्ड एम्बेडिंग का मतलब क्या हुआ? डेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड। जब ये नहीं था तो क्या था? स्पार्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड, जिसमें सारी वैल्यू 0, एक वैल्यू 1। प्रॉब्लम, दो वर्ड के बीच में सिमिलरिटी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी दो वर्ड एक जैसे हैं। उन दो वर्ड का कोसाइन एक आएगा 90 डिग्री। उन दो वर्ड का डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। तो आप कभी भी वर्ड्स को समझ नहीं पाएंगे कौन सा वर्ड हमारा क्या चल रहा है। तो वर्ड एम्बेडिंग का पहला फायदा हमारा यह आता है कि जो वर्ड का वेक्टर है वो थोड़ा मीनिंगफुल बन जाता है। दूसरा फायदा, वर्ड एम्बेडिंग का दूसरा फायदा होता है कि ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अप्रोच पे भी काम करते हैं। डायमेंशनलिटी रिडक्शन अप्रोच पे काम करती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप बताओ, किसी भी वर्ड के वेक्टर को 14 की जगह अगर आप 10 से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 10 से कर सकते हो, 5 से करना चाहते हो तो 5 से कर सकते हो। मैं मशीन लर्निंग की याद दिला देता हूं, पीसीए पढ़ाया था मैंने आपको, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो पीसीए जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम कॉन्सेप्ट वर्ड एम्बेडिंग में भी यूज होता है। आसान भाषा में, ज्यादा फीचर को कम फीचर में ट्रांसफॉर्म करके दिखाना क्या कहलाता है? डायमेंशनलिटी रिडक्शन कहलाता है। फीचर सिलेक्शन इज डिफरेंट। फीचर सिलेक्शन का मतलब है गिवन नंबर ऑफ फीचर में से स्पेसिफिक नंबर ऑफ फीचर को चुनना और बाकियों को छोड़ देना। डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब होता है सारे फीचर को लाओ, उनको घोट दो और घोट कर नए फीचर बना लो। फीचर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पुराने फीचर खत्म और नए फीचर क्रिएट होते हैं। अब नए फीचर जो क्रिएट होते हैं वो कितने होंगे वो आप बता सकते हो। ओवरऑल डेटा की इंफॉर्मेशन पहले जितने फीचर में थी, अब वही इंफॉर्मेशन हम नए फीचर के अंदर डाल देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, तो वर्ड एम्बेडिंग के ये दो फायदे हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब ये होता कैसे है? ऐसा करने के लिए हमारे पास कीरास के अंदर एक लेयर दी गई है जिसका नाम है एम्बेडिंग लेयर। अब मैं इस प्रोग्राम को करके दिखाता हूं यूजिंग एम्बेडिंग लेयर। तो अब ये जो टू अंडरस्कोर कैटेगोरिकल था, इसको लिखाना नहीं देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में जो लेयर है, इस लेयर पे एक लेयर और लगा दी, एम्बेडिंग लेयर। अब एम्बेडिंग लेयर कहां डालोगे? आरएनएन लेयर से पहले डालोगे। मॉडल डॉट एड एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग लेयर को बताना पड़ता है
कि जो आपका इनपुट डेटा आ रहा है उसमें कितने फीचर हैं। 14। इनपुट डायमेंशन 14। या आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका जो डिक्स वोकेबलरी बनी थी, ये डी, ये वाला जो था आपका, इसकी लेंथ निकाल लो। लेंथ ऑफ टी के डॉट इंडेक्स वर्ड 13 + 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि साथ में जीरो भी लेके चलना है, तो हार्ड कोड नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो, +1, कॉमा, आउटपुट डायमेंशन। अब बताओ, इतने फीचर हैं, इनको कितने में ट्रांसफॉर्म करके रिप्रेजेंट करना चाहते हो। हमने कहा चलो 10 में कर दो। तो अब एम्बेडिंग लेयर से इस काम को कैसे करा जाएगा। तो एम्बेडिंग लेयर में क्या होगा, जैसे मान लो फूड है, तो फूड को पहले क्या होगा, रैंडमली एक 10 वैल्यू असाइन कर दी जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड, गुड को 10 वैल्यू रैंडम असाइन कर दी जाएंगी। तो जितने वर्ड थे, हर वर्ड को रैंडमली 10 वैल्यू असाइन कर दी जाएंगी। वो हमारा क्या कहलाएगा, डेंस वेक्टर कहलाएगा हर वर्ड का। वो जाएगा आरएनएन में, वो जाएगा आगे डेंस पर, वो जाएगा यहां पर, सब कुछ होगा। उसके बाद अब ध्यान क्या रखना है कि जो फिट मेथड है, इसमें आपको एक्स पास नहीं करना है। इसमें क्या पास करना है, इसमें आपको पास करना है ये वाला आउटपुट, जो बनॉट इनकोडिंग से पहले वाला था, पैड सीक्वेंसेस, ये पास करनी है। ये और पैड सीक्वेंसेस किसको मिलेंगी, पहले एम्बेडिंग लेयर को। फिर इस एम्बेडिंग लेयर का काम है कि इस पैड सीक्वेंस में जो हर नंबर आया है, जैसे मैंने बोला फूड, फूड को 2 नंबर मिला है, तो इस 2 को डेंस वेक्टर में रिप्रेजेंट करना, मतलब फूड को डेंस वेक्टर में रिप्रेजेंट करना। ठीक है। तो अब फर्स्ट ईपॉक हुई, लॉस बहुत ज्यादा आ गया, इसका मतलब दोबारा से अब एम्बेडिंग ट्रेन होगी, और यहां पे जो डेंस वेक्टर थे, ये अपडेट होंगे, इनकी वैल्यू अपडेट होगी, जैसे वेट अपडेट होते हैं उसी तरह से ये अपडेट होंगे हमारे। यानी कि अब फूड का जो डेंस वेक्टर की वैल्यू बदल गई सेकंड ईपॉक में, जितने वर्ड थे सबके डेंस वेक्टर की वैल्यू बदल गई। तो इसका मतलब ये हमारा एम्बेडिंग हमारी यहाँ पर जो बन रही है किसी भी वर्ड की, ये फर्स्ट ईपॉक में यूनिफॉर्म है, उसके बाद लर्न करी जा रही है अकॉर्डिंग टू लॉस, और ये सारी वैल्यू एडजस्ट होती हैं हमारी। फिर लास्ट ईपॉक में जो वैल्यू रही होगी वो आपकी सबसे बेस्ट मानी जाएगी। ये चलना शुरू हो गया। अब ये तो छोटे डेटा पर है, अब बड़े डेटा पे आप इसको लगाना चाहते हो, तो अब ये टू कैटेगोरिकल की कोई जरूरत नहीं है। एम्बेडिंग लेयर हमने ऐड करी है बस, और एक सीक्वेंस वाली लेयर डाल देते हैं। ये लो, सारा कोड इकट्ठा एक जगह कर लिया। अब ये फूड रिव्यू वाला डेटा सेट था, इस पे आ गए, ये देख लिया, कॉर्पस आ गया, क्लीन कर लिया सारे काम। अब ये टू कैटेगोरिकल वाला काम नहीं करना है। ठीक है। अब यहां पर आरएनएन से पहले डाल दिया मैंने मॉडल डॉट एड एम्बेडिंग इनपुट डायमेंशन लेंथ ऑफ टीके डॉट इंडेक्स वर्ड +1। आउटपुट डायमेंशन आप जितना रखना चाहते हो उतनी आप रख सकते हो। तो 2064 65 फीचर हैं, तो आप मान लो इसको 200 में कन्वर्ट कर लो।
उसके बाद अब इसको रन कराओ, देखते हैं क्या पिक्चर आती है। यहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर पैड सीक्वेंस पास करने पड़ेंगे। ये लो, थोड़ा सा हल्का कर दिया। चलो जो आ रहा आने देते हैं। अब ये आपके सैंपल हो गए, सब कुछ भाई। अब कैटेगोरिकल में कन्वर्ट नहीं करना है, सीधा प्रिडिक्ट करने को पैड सीक्वेंस दे दो। अब देखो, लास्ट क्लास के आउटपुट में और अभी के आउटपुट में डिफरेंस आ गया। फूड वाज गुड, इससे इसकी क्लास वन से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 83%। वी डिड नॉट लाइक द फूड, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्लास वन से बिलोंग करने की कितनी है? 0.04। यानी कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया। लास्ट क्लास में भी सही आ रहा था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस स्कोर इसका ज्यादा अच्छा आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब इस चीज को आप अपने किसी भी डेटा पर अपने अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे ये हो गया फूड रिव्यू वाला, इसी तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्पैम क्लासिफिकेशन पर, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं लैंग्वेज डिटेक्शन के ऊपर, इसको आप और भी डेटा पर अपना अप्लाई कर करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे उसको एक डेटा सेट और लेते हैं, उस डेटा सेट पर मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। और चाहूं तो जो मॉडल बनाए, इस मॉडल को आप सेव कर लो, सो डैट कहीं और यूज करना है तो आप यूज भी कर सकते हो। ठीक है, एक डेटा और लाओ। देखो मैंने आपको दिया है कि नहीं दिया है? ये वाला करके देखो जरा। 5,000 सैंपल हैं, ये अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। 5,000 सैंपल हैं, इन 5,000 सैंपल पे आपको डेटा दिया गया है इस तरह से। उर्दू के 1,000 सैंपल हैं, हिंदी के 1,000 हैं, इंग्लिश के 1,000 हैं, पंजाब और संस्कृत। तो मेरा मॉडल ऐसा बनना चाहिए कि इन 5 लैंग्वेज में से कोई भी सेंटेंस दो तो उसको क्लासिफाई करे कहाँ ये सैंपल इस क्लास का है। आरएनएन का यूज करके इसको करके देखने की कोशिश करते, तो इसमें बहुत सारे स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आपका जो कॉर्पस है और आपका जो लेबल है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेबल आपका इसको इसमें लाना पड़ेगा मुझे। तो कैसे लाओगे लेबल को? तो यहाँ लिख दो पहले df डॉट लेबल इज इक्वल टू, चाहो तो लेबल इनकोडर लगा दो एसके लर्न का,
और चाहूं तो ऐसे कर लो, तो लेवल इनकोडर लगा लेते हैं, गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग लेवल इनकोडर, ENC इक्वल टू लेवल इनकोडर, DF डॉट लेबल इज इक्वल टू इनकोडर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और ये कर दिया मैंने, क्या नाम है इसका, DF डॉट लेबल, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से निकाल लिया कॉर्पस, DF डॉट टेक्स्ट, वाई हो गया DF डॉट लेबल। अब इसमें देखो मुझे बहुत सारे स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सेंटीमेंट तो है नहीं, सबको जाने दो जो जा रहा है। बस इसमें एक बार ये चेक कर लो कि सबसे बड़ा हमारा कितनी लेंथ का है, वो अंदाजा एक जरूर ले लो। नहीं, टेक्स्ट ही आएगा, बाकी तो सब सही लग रहा है। 813 का है, 20 है 813 के, 623, 601, 181 का भी है। चलो बनाते हैं अब। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब देखो बनाने का मतलब कॉपी पेस्ट करना ही है हमारे लिए तो। लोअर केस का फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश में तो चलो पता चल भी जाएगा, बाकी लैंग्वेज में लोअर कैसे लाओगे, तो इसको छोड़ देते हैं। क्लीन का भी कुछ नहीं रखते ज्यादा, चलने देते हैं। हटा लो फिर, क्लीन वाला काम कर लेते हैं, ये वाला स्टेप कर लेते हैं। कॉर्पस, और इससे आपको कॉर्पस 2 मिल जाएगा। ठीक है, क्लीन वाला काम हो गया। उसके बाद बस उसके बाद तो ये वाला काम कर देना है। ये हो गया ये, कॉर्पस 2 प्री, मैक्स लेंथ 800 कर देते हैं, 813 800 तक ले चलते हैं। कॉर्पस 2, क्लीन में सब गायब हो गए होंगे क्योंकि हमने यहाँ पर ये लिख दिया है ना, सब कोई, इसका मतलब इसे मत करो। ठीक है, क्योंकि इसमें नुकसान हमारा है कि हम यहाँ पर इंग्लिश वाले लिख पाए, बाकी संस्कृत उर्दू पंजाबी सब हट गए होंगे। चलो छोड़ देते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, ओरिजिनल कॉर्पस पे ही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी भी 98 ला रहा है, अभी भी उसका मतलब सही नहीं बना है फिर। एक काम करते हैं ना, ये देखते हैं, TK डॉट इंडेक्स वर्ड, उर्दू इंग्लिश। अब देखो कुछ कम से लग रहा है मुझे भी। अब देखो इसमें से यह एक सुंदर दिन है, इसी में गायब हो गया बहुत सारा तो है।
यह सुंदर दिन मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। मुझे किताबें किताबें पढ़ना पसंद है। इतने से ही काम हो गया क्या हमारा? शी इज गोइंग टू मार्केट। शी गोइंग टू मार्केट। है 50 और 55 एक ही है? नहीं है तो अलग। डुप्लीकेट। डुप्लीकेट सेंटेंस। यहाँ पर पहले इसका डुप्लीकेसी वाला चेक करो। df डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम। हम सोच के बैठे हैं कि अरे बहुत है डुप्लीकेट, 5,000 तो डुप्लीकेट ही हैं। यानी कि एक ही सैंपल को, तो कुल मिलाकर डेटा सेट कितने का? कुछ नहीं बचा हमारे पास। चलो हटा ही देते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारा। तभी तो हमारा ये ये भी सोचने वाली बात है। चलो हमारा काम तो मॉडल ट्रेन करना है ना? डेटा और कहीं से इकट्ठा करके अपना देखेंगे तो चलेगा। df डॉट क्या था हमारा? ड्रॉप डुप्लीकेट्स। हाँ हाँ। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। हाँ इतने ही रह गए भाई। बाकी एक कोई बीच बीच में चार चार बार लगा रखा था। अब जो लेंथ है 19, वैल्यू काउंट से देख लेते हैं ना। दोबारा करते हैं। ये आया। उसके बाद ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा। या 20 मैक्सिमम निकली। ठीक है, ये ज्यादा सही है। अब सही दिखा रहा है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। और कॉपी पेस्ट, ये यहां तक हो गया। अब यहां से इनपुट डायमेंशन ये, आउटपुट डायमेंशन 200 की जरूरत ही नहीं जब फीचर ये 98 है। तो 80 में कर लो, 50 में कर लो, मतलब कितने भी कर लो। आर एन एन डांस ये। अब यहाँ पर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लगेगा। अब यहाँ पर हमारा टारगेट कितने हैं? 5 लैंग्वेज है ना? वैल्यू काउंट 5 ही थी ना? 5 क्लास हो गई। और ये सॉफ्ट मैक्स, और ये बाइनरी की जगह स्पार्स अंडरस्कोर कैटेगोरिकल अंडरस्कोर क्रॉस एंट्रोपी एडम ऑप्टिमाइजर पैड सीक्वेंस बैच साइज इपॉक, सब कुछ सही। 95 और 60। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर वैलिडेशन एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। ट्रेनिंग ये, इसको बढ़ा दें। और एक काम और करते हैं ना, वो 3 लाइन इसमें लिख लेते हैं, वरना फिर रैंडम वाली।
वैलिडेशन एक्यूरेसी, चलो करते हैं। आउटपुट डायमेंशन को 50 करके देखो जरा। सिंपल RNN, इसको 10 से 20 करके देख लो। डेटा काफी कम रह गया न्यूरल नेटवर्क के हिसाब से। इसको बढ़ा कर देख लें। ये तो एरर आएगी। आउटपुट डायमेंशन तो देनी ही पड़ेंगे ना। बनॉट भी लगा सकते हैं। नहीं तो डिफरेंस तो सबका सबके साथ निकलेगा, वहां भी तो प्रॉब्लम आएगी। यूनिट 5 एक्टिवेशन सॉफ्ट मैक्स, RNN 10, वैलिडेशन 32 की जगह इसको 10 करके देखूं। डेटा बहुत छोटा है आपका। इस डेटा पे डेटा और लाकर जोड़ना पड़ेगा। अ, इसको थोड़ा कम करके देखूं, और इसको भी कम करके देखूं। ये तो सही रही। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। हाँ, डेटा साइज कम है, इतने कम पे चल नहीं पा रहा। ये काम करते हैं, डुप्लीकेट वाला मान लो रख लेते हैं, ताकि मॉडल तो थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़े। डुप्लीकेट रख लेते हैं, हटाते नहीं है। 813 तक जा रहा है। मॉडल तो सीख ही रहा होगा। चलो देखते हैं। इस वाले सिनेरियो में मैक्स लेंथ आपने 20 रखी है, इसको 800 कर दो। 813 बार हैं वो। अब देखते हैं। अब कुछ हल्का सा फील हुआ। पहली बार में ही इसने हमारा काम कर दिया। तो अगर मैं इसको हटा दूं और इसको थोड़ा कम कर दूं, ईपॉक कम कर देते हैं। हमारा मकसद सीखना था, एक बार सीख लिया। डेटा जब तक नहीं अरेंज होगा बात बनेगी नहीं। चलो, अब जो आ गया इसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई नया सेंटेंस लेकर आ गए,
ठीक है। तो अब जो नया सैंपल आया वो यहाँ से ही जैसे ये कर रहे थे ऐसे ही कर लेते हैं। एक इंग्लिश में ले लिया, एक हिंदी में ले लिया। अब इसमें ना लोअर केस करना है ना क्लीन करना है, सीधा टेस्ट कॉर्पस को सीक्वेंस बना दिया। मैक्स लेंथ कितनी थी हमारी? 20। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये तो सबकी प्रोबेबिलिटी देगा, दोनों सैंपल की प्रोबेबिलिटी देगा। हाँ तो एनपी डॉट ए आर जी मैक्स। एक का ही क्यों दे रहा है? कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया? अच्छा, इसका भी और इसका भी, रुको। तो एनपी डॉट ए आर जी मैक्स एक्सिस इक्वल टू 1। तो ये हमारा है थर्ड इंडेक्स का, ये हमारा जीरो इंडेक्स का। तो अब जो हमने ऊपर बनाया था लेवल इनकोडर, इस लेवल इनकोडर को इनवर्स ट्रांसफॉर्म करो। इनवर्स ट्रांसफॉर्म का मतलब है जो उसने इनकोड करके दिया था हम उसको वापस लेकर आएंगे। तो जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को यहाँ पर पास कर देते हैं। संस्कृत और इंग्लिश सही नहीं बता रहा, मॉडल अच्छा बना नहीं है। पहला वाला सैंपल संस्कृत का बता रहा है, दूसरा वाला इंग्लिश का बता रहा है। दोनों ही सेम दे दिया। संस्कृत सीख रहा है, सही नहीं चल रहा मॉडल। हाँ, चलो ये भी देख लेते हैं। नहीं, सही नहीं सीख रहा मॉडल, मतलब डेटा सेट अरेंज करके इस काम को करना पड़ेगा आपके लिए। चलो, आज इतना ही। कल एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करने का। अगर हमें नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना है, जो हम व्हाट्सएप पे या कहीं भी देखते हैं कि हमने कुछ लिखा और अपने आप उसके आगे अगला वर्ड आ जाता है, तो हम उसके जैसा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन उसका प्रोसेस पूरा समझ जाएंगे कि कैसे तैयार किया जाता होगा। कुछ जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ये सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट है। तो हम इस वाले को अच्छा तो नहीं कर पाए, लेकिन हमने जो सीखना था वो था वर्ड एम्बेडिंग क्या होते हैं। वर्ड एम्बेडिंग किसी भी वर्ड के वेक्टर को डेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, सो डैट दो वर्ड के बीच में सिमिलरिटी निकाली जा सके। ठीक है। तो वर्ड एम्बेडिंग जैसे मैंने बनाई है, ऐसे ही गूगल ने 30 मिलियन यानी कि 30 लाख वर्ड पर उन्होंने अपनी एम्बेडिंग बना रखी है। तो आप चाहें तो गूगल की एम्बेडिंग भी डाउनलोड करके अपना यूज कर सकते हैं। गूगल की एम्बेडिंग 3.5 GB की फाइल है वो, जिसमें गूगल ने 30 लाख वर्ड को, हर वर्ड को 300 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करा हुआ है। यानी कि वहां पर गुड है, और गुड को 300 लेंथ का डेंस वेक्टर से उन्होंने रिप्रेजेंट कराया है। तो आपको कहा जाता है कि अपनी एम्बेडिंग लेयर यूज नहीं करनी है, तो आप गूगल की जो एम्बेडिंग्स हैं वो आप डाउनलोड कर लो, उन्होंने अपने डेटा पर उनको ट्रेन करा हुआ है। तो 30 लाख वर्ड्स की एम्बेडिंग आपको मिल जाएंगी। अगर आपका कॉर्पस में वो 30 लाख वर्ड हैं तो उनसे काम कर लो, और नहीं है तो फिर उस वर्ड को हटा दो अपने कॉर्पस से। तो कुछ लोग अपनी एम्बेडिंग लेयर ना लगाकर गूगल की एम्बेडिंग भी यूज कर लेते हैं।
चलो, कल मिलेंगे। अगर कल का कुछ ऑफ का आता है, छोटी दिवाली का या जो भी आता है, तो क्लासरूम में मैसेज आ जाएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर ऑनलाइन ले लेना, या आना है तो आ जाना, जैसे भी है। तो कल हम ये वाला काम कर लेंगे, अगर क्लास होती है तो नेक्स्ट वर्ड पिटेट कैसे करना है। ठीक है। अरे कहाँ खत्म हो जाएगा।